Rolling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, don't even try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die. तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सफर नए सफ़र के अंदर। तो आप सभी को पता होगा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी 30 दिन में 30 बाइक का ओनरशिप रिव्यू, जो कि एक लॉन्ग टर्म रिव्यू होने वाला है। तो आज हमारे पास है कॉन्टिनेंटल GT650 और हमारे साथ हैं ध्रुव भाई। तो उन्हीं से मिलते हैं और उन्हीं से इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो गाइस, आई एम ध्रुव एंड आका AK सबवे मुसाफिर ब्लॉग्स। और जिस बंदे ने इस बाइक को बहुत चलाया है, 2 बार लद्दाख लेके गया है, काफ़ी बार उत्तराखंड गई है, माना 2 बार गई है, और राजस्थान भी गई है, काफ़ी मतलब लॉन्ग ट्रिप्स की हुई हैं। और हमने अभी तक कंप्लीट किए हैं इसमें 26,000 किलोमीटर्स विद इन 2 ईयर्स। तो चलो चलते हैं। और लॉन्ग ट्रिप्स ज़्यादा किए हैं तो उसका मैं रिव्यू ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन मेरा यही होता है कि ये बाइक आपने क्यों ली है ना लोगों से, बट अब मैं ही रिव्यू कर रहा हूँ, मैं ही ओनर हूँ, तो इस चीज़ का मैं एक आंसर दे देता हूँ कि ये बाइक मैंने क्यों ली। यार देखो, मैं लेने तो गया था हिमालयन, और 411 मेरी ड्रीम बाइक है, अभी तक नहीं ले पाया हूँ, ड्रीम अभी अनकम्प्लीटेड है मेरा। तो मैं लेने तो वही गया था, बट मेरे को हमने देखी कि यार एक ना GT650 है, बहुत क्रेज़ बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। नर्डी नूब करके यूट्यूबर्स हैं, एक अच्छे दोस्त भी हैं हमारे, तो उनके पास ये बाइक थी और वो काफ़ी साल से इस पर राइड्स कर रहे हैं, लॉन्ग राइड्स भी करते थे। तो उनको देख के मैंने ये बाइक ली। बाकी लोगों ने मुझे कहा कि यार ये बाइक लॉन्ग ट्रिप्स के लिए नहीं अच्छी है, आप लॉन्ग राइड्स नहीं कर सकते हो, बैक पेन कर सकती है, पोस्चर बहुत एग्रेसिव है, बहुत सारी चीज़ें बोली गई। बट मुझे और मेरे भाई को थोड़ा कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि हम दोनों भाई इस पे लॉन्ग राइड्स भी कर लेंगे, इसलिए मैंने ले लिया। और क्योंकि पावर बहुत अच्छी है, साउंड बहुत अच्छी है, और जिस प्राइस सेगमेंट में ये बाइक आती है, इस प्राइस सेगमेंट में इतनी सॉलिड बाइक नहीं आती है मार्केट में, चाहे वो साउंड को लेके हो, चाहे लुक्स को लेके हो। एक कैफे रेसर लुक है। जब ये पहाड़ों पे मैं इसको लेके जाता हूँ तो एक लोग अच्छे, एक तरह से बहुत अच्छा हेड टर्नर बाइक बन जाती है। और मेरे को यही एक रीज़न था कि भाई ये बाइक लेनी है। तो अब चलो शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो गाइस, हम इसके सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, तो वो होता है हमारा यार परफॉर्मेंस एंड हैंडलिंग। हैंडलिंग कैसी जा रही है और परफॉर्मेंस कैसी इस बाइक की है। तो एक अगर देखा जाए तो एक कैफे रेसर बाइक है, जो कि 650cc के अंदर आती है, रॉयल एनफील्ड की सबसे चीपेस्ट बाइक कह सकते हैं, जो इतने बड़े इंजन के साथ आती है। तो हाई स्पीड पे अगर मैं देखो सिटीज़ की बात करूँ तो सिटीज़ में ये बाइक बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। जब मैं संडे राइड्स पे जाता हूँ तो एक हाई स्पीड में अच्छा परफॉर्म करती है, नो डाउट। पहाड़ों में परफॉर्मेंस को लेके कोई इशू नहीं आया। बाकी और अगर हम देखें ऑफ रोडिंग में, तो ऑफ रोडिंग में थोड़ा सा दिक्कत लगती है मुझे इस बाइक को ले जाने में। जब मैं हालनी टू मिंगला करूँ या नुब्रा टू पैंगोंग करूँ, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बैक में ज़्यादा दर्द होता है मेरी हैंडलिंग को लेके। अगर हाई स्पीड पे अगर मैं देखता हूँ तो हाई स्पीड पे 140 के बाद जाने के बाद इसका मुझे थोड़ा सा स्टेबिलिटी का इशू लगता है, स्टेबल नहीं लगती है मुझे। अब वो देखो, नॉर्मली सबके साथ सीन है, वॉवलिंग का इशू तो सबको ही पता है इसका, मगर मेरे को वॉवलिंग का इशू नहीं आता है, और थोड़ा सा स्टेबल नहीं लगती है मुझे बाइक 140 के बाद जाने के बाद। अगर मैं इसकी हैंडलिंग की बात करूँ तो हैंडलिंग जो इसका वैसे है वो बहुत एग्रेसिव हैंडलिंग है। एक कैफे रेसर के स्टाइल में तो बहुत अच्छी है, मगर एज अ लॉन्ग टर्म बाइक राइड करने के चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने वाली है। तो मेरे को पर्सनली बताऊँ, मेरे को फील नहीं होता है। बट अगर कोई नॉर्मल राइडर है जो लॉन्ग राइड नहीं करते हैं और जो थोड़ा सा कंफर्ट इसके अंदर ढूंढ रहे हैं, तो भाई मैं कहूँगा इसको लॉन्ग राइड पे ना ही लेके जाएं। भाई देखो, हम पक्के हो चुके हैं थोड़ा सा चला के, इसलिए थोड़ा सा हमें लगता है कि ठीक है हमारे लिए। बाकी जो 650cc का जो इंजन है इसका, यार वो मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि कम है। इस बाइक के हिसाब से, जो इतनी हैवी बाइक है उस हिसाब से वो इंजन बहुत परफेक्ट है, स्मूथ है। वाइब्रेशन बहुत कम है इस बाइक के अंदर, अपनी पूरे ऑल ओवर RE के जो भी सेगमेंट है उसके सबसे कम वाइब्रेशन इस बाइक के अंदर है। तो ऑल ओवर मुझे हैंडलिंग और परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगती है इस बाइक की। बाकी प्रो एंड कॉन्स के बारे में तो हम एंड में चल ही रहे हैं, तो उस पर चल के बात करते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे। अगर हम कंफर्ट और फिट की बात करें इसकी, तो भाई साहब कंफर्ट के अंदर क्या ही बोलो, लॉन्ग राइड्स के लिए बाइक नहीं है भाई। देखो नॉर्मली बताऊं, मैं करता हूं, मेरा मेरा मैं इसको झेल लेता हूं, तो इसलिए मैं कर लेता हूं लॉन्ग राइड्स के लिए। बट ये लॉन्ग राइड्स के लिए नहीं बनी हुई है। आप संडे राइड्स, सिटी राइड्स कर सकते हो, ठीक है। फिट एंड फिनिश की बात करूँ तो भाई अभी तक इसमें मेरे को कोई ऐसा इशू नहीं लगा है फिटिंग फिनिश को लेके, चाहे कोई प्लग हो या आपके सीट हो या खड़ खड़ की जो आवाज़ आती है नॉर्मली बाइक्स में, वो नहीं आती है। तो फिटिंग फिनिश के तो मुझे कोई इशू नहीं लगता है अभी तक, जैसा है 25,000 0 किलोमीटर से लेके 25,000 किलोमीटर तक अभी तक मेरे को ऐसा कोई इशू नहीं आया फिटिंग फिनिश की। और कंफर्ट, भाई देखो कंफर्ट नहीं है लॉन्ग राइड्स के लिए। आप शॉर्ट राइड्स कर सकते हो, नो डाउट। कंफर्ट अब अपने रिस्क पे ले सकते हो, लॉन्ग राइड अपने रिस्क पे कर सकते हो आप।
वरना मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इसको नहीं आपको अच्छा लगता है इस पे मतलब लॉन्ग राइड, तो आप इसको संडे संडे राइड्स पे रखो। बाकी हमारे जैसे बहुत सारे राइडर्स हैं, जैसे हमारे नडी भाई हो गए, राशिद भाई हो गए, है ना, ये लोग लॉन्ग राइड्स करते हैं, तो हम लोगों को तो इतना इशू नहीं लगता है, हम लोग भाई कर लेते हैं। हमारा भाई, हम लोग डाई हार्ड फैन है इस बाइक के, तो लॉन्ग राइड्स भी हम कर लेते हैं, क्योंकि ये जब पहाड़ों में आती है तो एक हेड टर्नर बनती है और लोग इसको बहुत ज़्यादा देखते हैं। और जो इसका लुक है, परफॉर्मेंस है, वो पहाड़ों में उसका ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर हम बात करें हमारे फोर्थ या फिफ्थ पॉइंट की, जो कि है ड्यूरेबिलिटी और बिल्ड क्वालिटी इस बाइक की कैसी है, तो भाई साहब 0 to 10,000 किलोमीटर तो बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें बहुत स्मूथ थी, बहुत बढ़िया चल रही थी, परफॉर्मेंस भी नहीं डाउन थी, सब चीज़ बढ़िया थी। मगर विद इन दी 15,000 किलोमीटर जब मैं आया इस बाइक को, तक चलाया मैंने इस बाइक को, तो इसकी क्लच फेट थी वो भाई, उसकी पावर चली गई। मतलब मैं कहूँगा टोटली पूरी बर्न आउट नहीं हुई, मगर हाँ, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, 140 भी बहुत मुश्किल से जा रही थी वो बाइक। तो मुझे लगता है, और मैंने बाकी जब राइडर से पूछा तो 15,000 के अंदर अंदर उसकी क्लच प्लेट चली जाती है, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग बढ़ती है। 12,000 रुपीज़ इसकी कॉस्टिंग बढ़ती है क्लच प्लेट की, जब आप आर के सर्विस सेंटर से कराते हो आप काम। तो मुझे एक ये क्वेश्चन लगा। दूसरा, इसका जो ब्रेक्स है, 10,000 किलोमीटर्स के अंदर काफ़ी जल्दी जल्दी ब्रेक्स आते हैं यार इसके। और इसके ब्रेक कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा महंगी है, उसकी हम अगली बात करते हैं। बाकी ड्यूरेबिलिटी तो ऐसी ही है, बाकी मेरे को और कोई इशू नहीं लगा इस बाइक के अंदर। हाँ, इसके अंदर एक फ्यूल पंप जो है वो काफ़ी 0 to 10,000 किलोमीटर्स के अंडर अंडर इसके 2 या 3 बार इसका फ्यूल पंप चेंज हुआ। नो डाउट, पता नहीं क्यों, मगर चेंज हुआ। एक बार इसका 15,000 किलोमीटर के बाद इसके अंदर एक आर यूनिट आती है, वो चेंज हुई। फ्री ऑफ कॉस्ट हुई है, सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हुई हैं, मैंने इसके पैसे एक बार भी नहीं दिए, इंक्लूडिंग क्लच प्लेट। उसके बाद जब दोबारा हुआ तो मैंने उसमें पैसे दिए, बाकी अभी तक मैंने क्लच प्लेट के पैसे नहीं दिए थे। उसके बाद हमारा मीटर में 1-2 बार प्रॉब्लम आई है ना, तो वो चीज़ मैंने एक बार 2 बार देखी है। बाकी ऑल ओवर बाइक के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, सिर्फ आर यूनिट एक बार 2 बार चेंज हुई है, 3 बार मेरा फ्यूल पंप चेंज हुआ, एक बार मेरा क्लच प्लेट चेंज हुआ है। जो कि मुझे लगता है कि यार इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए, और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम अगर आ रही है तो फिर इसको रिजॉल्व करना चाहिए आर को। क्योंकि लॉन्ग राइड्स पे जब हम लोग लद्दाख या कहीं ऐसी जगह पे होते हैं लोकेटेड, जहाँ पे कुछ भी चीज़ें नहीं है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। अभी तक इसका मैंने चैन सेट, अभी जो चैन पॉकेट्स हैं वो अभी तक नहीं चेंज कराया मैंने, तो अभी तक तो मेरे लिए ठीक चल रही है। बट ये 3-4 प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे लगी ड्यूरेबिलिटी में थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती हैं, है ना, इन चीज़ों को हम ध्यान दे सकते हैं। तो चलो हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं तो मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स आते हैं। मेंटेनेंस भाई, अगर मैं फर्स्ट सर्विस की बात करूँ, तो फर्स्ट सर्विस जो मेरी हुई थी वो 2,500 रुपीज़ की हुई थी, जिसमें नहीं 2,500 नहीं, 3,000 के आसपास हुई थी। जिसमें मेरा हमारा इंजन ऑयल चेंज हुआ, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ, और नॉर्मल सर्विस चार्जेस तो फ्री रहते हैं जब तक आपकी बाइक रहती है स्टार्टिंग की 3 या 4 सर्विस, तो उसमें ज़्यादा चार्ज लगेगा। बस मेरे को इंजन ऑयल और जो बेसिक लगते हैं। उसके बाद अगर 5,000 की बात करें, जब इसमें एक रीचेक होता है एक तरह का 5,000 किलोमीटर्स पे, इसमें आपका रिफ्यूल आता है इंजन ऑयल, अगर थोड़ा बहुत भी कम होता है उस चीज़ के लिए, तो उसमें मेरे को 5,000 में कभी नीड पड़ी नहीं। फिर मेरी 10,000 जो मेजर सर्विस हुई, उसमें हमारा दोनों ब्रेक पैड्स चेंज हुए, इंजन ऑयल चेंज हुआ, एयर फिल्टर चेंज हुआ, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ, और बाकी मेजर सर्विस तो हुई। तो उसमें मेरे यार 6,000 के आसपास लगे थे। और बाकी सारी चीज़ें, मतलब 6,000 ब्रेक पैड्स को मैं नहीं इंक्लूड करता हूँ, मतलब 1-2 अगर ब्रेक पैड देखा था। फ्रेयर का ब्रेक पैड 2,200 रुपये का है, फ्रंट का मेरा शायद 2,100 रुपये का है, तो ऐसे ही करके एक कॉम्बिनेशन बनाता है। तो आप लमसम मान लो आपको ब्रेक पैड भी चेंज करा रहे हो तो 10,000 रुपीज़ पे आपको पड़ता है। अच्छा, 25,000 किलोमीटर के अंदर मैंने 3 सेट ऑफ पेयर टायर्स के मैं यूज़ कर चुका हूँ, ये थर्ड पेयर है 25,000 किलोमीटर्स के अंदर। जो उसके स्टॉक टायर देते हैं वो बहुत जल्दी घिस जाते हैं यार, 10,000 किलोमीटर्स के अंदर अंदर वो वेयर आउट हो जाते हैं। तो मैंने दूसरा भी स्टॉक लगाया था, तो वो भी जल्दी घिस गया। अब ये तीसरा लगाया, तो तीसरा देखते हैं कितना टाइम तक चलता है। बाकी उसके आगे कॉस्टिंग की बात करें तो वेडेसल के जो टायर्स आते हैं वो 10,000 रुपीज़ के पेयर्स आ जाते हैं दोनों। और अगर मैंने अभी जो लगा रखे राइज मोटो के, ये मेरे को पड़ता है 6,500 के पेयर पड़ता है। और इनकी दोनों की कॉस्टिंग अलग अलग है, बट देखो दोनों का जो तरीका है चलने का वो थोड़ा अलग अलग है, डिफरेंट है। बट मैं और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ट्रैवल करता हूँ लॉन्ग ट्रिप्स के अंदर, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि थोड़ा सा ऐसा ऑफ रोडिंग टायर होता। बट ये ऑफ रोडिंग टायर नहीं है, ये है टूर आर, राइज मोटो का टूर आर, और ये काफ़ी अच्छी ग्रिप्स प्रोवाइड कर देता मुझे ऑन हाईवेज, ऑन मड ट्रेल्स, स्लश, ऑलमोस्ट जगह पे, क्योंकि लद्दाख में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इसने टायर है। बाकी और चीज़ अगर देखी जाए तो मेजर रिपेयर्स के अंदर मेरा एक बार क्लच प्लेट चेंज हुई है, तो वो क्लच प्लेट मेरी 9,000 की क्लच प्लेट आती है पूरी। मैं क्लच प्लेट नहीं चेंज कराता हूँ, मैं हमेशा अगर चेंज करानी है मुझे तो मैं पूरी असेंबली चेंज कराता हूँ, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग बढ़ती है मुझे
₹9,000 और प्लस विद दी इंजन ऑयल और बाकी सारी चीज़ें जो लगती हैं हमारी लेबर्स, तो उसको इंक्लूडिंग करके वो ₹12,000 की पड़ जाती है। तो एक बार वो मैंने मेजर रिपेयर कराया हुआ है। चेन स्पॉकेट अब कराना है मुझे 26,000 किलोमीटर्स के बाद। मैं सोच रहा हूँ इसको 30 किलोमीटर 4 किलोमीटर 4000 किलोमीटर और चला दूँ, उसके बाद मैं जाके इसको चेंज करा दूँगा। तो अभी इसकी कॉस्टिंग मुझे आइडिया नहीं है, बट मेरे को जो लमसम मुझे पता है वो 7 टू 6,000 रुपीज़ के 6 टू 7,000 रुपीज़ के आसपास उसमें पैसे लग सकते हैं आपके भी। और अगर और मेजर सर्विस बताई जाए तो ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, बहुत सारी बेचे चीज़ें हैं, बाकी ऐसे नॉर्मल है। तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो गाइज़ अगर मैं बात करूँ इसके एक पॉइंट और है मेरे पास कि माइलेज क्या मिल रही है मुझे 25,000 किलोमीटर चलाने के बाद। कि कंपनी ने देखो क्लेम तो किया था कि भाई इसकी माइलेज मिलेगी भाई 20 से 24 के बीच में, बट मुझे 18 मिल रही थी। फिर मैंने इसके एग्जॉस्ट चेंज करा लिया, एग्जॉस्ट चेंज कराने के बाद मुझे इसकी जो माइलेज मिली वो मिली मुझे 12 से 15 के बीच में। अगर मेरा देखा लास्ट एक्सपीरियंस मेरा लद्दाख राइड का था तो उसमें 22,000 रुपये का मेरा इसमें फ्यूल लगा। अगर मैं बजट ट्रैवलर के हिसाब से बात करूँ तो भाई ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ज़्यादा हो जाता है, इसको थोड़ा सा इंप्रूव होना चाहिए। इसको हम थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं इस माइलेज को। और इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी बहुत कम है। इसका फ्यूल गेज जो है यार बहुत गंदा बताता है भाई, लिटरली मैं कभी आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देगा ये। आपका मतलब 500 रुपये का तेल खत्म होगा, आपको कहेगा कि टैंक जो है एम्प्टी है, आपको फ्यूल दोबारा रिफिल कराओ। जब आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो फिर वो फ्यूल बस 500 रुपये का आता है। तो ये भी एक पॉइंट है, नेगेटिव में समझ लो चाहे पॉजिटिव समझ लो। एक मेरी तरफ से तो था कि भाई कंपनी क्या क्लेम किया और क्या मिला मुझे। बाकी ऑल ओवर बाइक अच्छी है, मेरे को अभी भी मज़ा आता है इस 25,000 किलोमीटर चलाने के बाद। और हो ना हो सके कि मैं इसको एक किसी लॉन्ग राइड पे ले जाऊँ, चाहे मैं कश्मीर टू कन्याकुमारी ले जाऊँ या कोई 4 धाम वाले यात्रा वाली जो राइड्स होती है। मेरे माइंड में 2-3 राइड्स हैं, मैं उनके बारे में जल्दी डिस्क्लोज करूंगा आपके साथ और जल्दी करेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि गियर ब्रेकिंग इसकी कैसी है और शिफ्टिंग कैसी है। देखो गाइस, ब्रेकिंग के मामले में आरी जो है विद स्पेशली अगर हम जीटी की बात करें तो ब्रेकिंग के मामले में थोड़ा सा कमज़ोर है। इसमें सेरेमिक ब्रेक पैड्स डलते हैं, ऑर्गेनिक नहीं डलते हैं। सेरेमिक ब्रेकिंग की अच्छी तो होती है ब्रेकिंग, बट इतनी इफिशिएंट ब्रेकिंग नहीं है इसके अंदर। मुझे थोड़ा सा लैक लगता है, थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकती है ब्रेकिंग अगर इसको मैं हाइड्रो कर लूँ तो। फ्रंट और रेयर दोनों। और ब्रेकिंग के साथ साथ इसके जो ब्रेक पैड्स आते हैं, अगर मैं बात करूँ तो 2200 रुपीज़ के इसके फ्रंट है, और फ्रंट या सनी रेयर है, और जो फ्रंट वाले हैं इसके 2600 रुपीज़ के आते हैं। तो ब्रेकिंग भी बहुत महंगी आती है, और आपको इनिशियली आपको अगर मैं बोलूँ इसको चेंज कराना पड़ता है तो आप विद इन 5000 किलोमीटर के अंदर आप इसको चेंज कराना पड़ेगा आपको, अगर आप थोड़ा एग्रेसिवली राइड करते हो। जैसे संडे राइड्स पे हम लोग थोड़ा सा हाई रन करते हैं, तो उस हिसाब से, या हम लॉन्ग राइड्स भी करते हैं, तो एक ट्रिप के बाद मेरे को इसके अंदर ब्रेक पैड्स चेंज कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, गियर शिफ्टिंग की बात करें तो देखो बाइक बहुत स्मूथ है विद दी जीरो वाइब्रेशन। वाइब्रेशन बहुत कम है एज कम्पेयर टू मोस्ट ऑफ द आरी प्रोडक्ट्स। उसके अंदर सबसे ज़्यादा कम वाइब्रेशन इसी बाइक के अंदर है। तो गियर शिफ्टिंग की बात करें तो विद दिस 6 गियर स्पीड बॉक्स, 5 गियर स्पीड बॉक्स है इसके अंदर। और तो जो कि गियरिंग वो जो है वो स्मूथ है, बट कभी कभार गियरिंग में भी प्रॉब्लम आती है मुझे इसमें। जब क्लच प्लेट का जब मेरा प्रॉब्लम आया था तो जाके इसमें मेरे को गेयर्स में भी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई थी। बट अदरवाइज विद गियर इज बहुत स्मूथ है, लिटरली बहुत स्मूथ है। गियर बॉक्स हमारा बहुत स्मूथ है, विद वाइब्रेशन भी जीरो है। इंजन नॉकिंग साउंड थोड़ा सा रह जाता है बस, बाकी तो नॉर्मल है। तो अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ तो ब्रेकिंग और जो ब्रेकिंग थोड़ा सा इंप्रूव हो सकती है। गियर बॉक्स जो है हमारा, उसका जो परफॉर्मेंस है गियर शिफ्टिंग वो बहुत स्मूथ है। चलो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो एंड में अगर मैं बात करूँ तो कि ये वैल्यू फॉर मनी रही कि नहीं रही, जो कि 3,85,000 रुपये की मुझे ये बाइक ऑन रोड पड़ी थी दिल्ली के अंदर। 2023 मार्च में ली थी मैंने। अभी 2 साल पूरे नहीं हुए, कम्प्लीटली नहीं हुए, फैब में जाके मार्च में जाके होंगे। तो वैल्यू फॉर मनी पड़ी कि नहीं पड़ी, देखो मैंने इसको इतना, जैसे लोगों ने मुझे कहा था कि भाई आप जो 4 लाख की बाइक ले लो आप कुछ और ले लो, आपको अगर टूरिंग करनी है। हिमालयन लेने में खुद ही गया था, ऑलमोस्ट ले ही ली थी, बट उसके बाद मैंने स्किप कर दी। मैंने BMW 310 GS भी देखी थी, तो उस हिसाब से भी ठीक है। अगर बट ना लोगों का एक क्वेश्चन था मेरे माइंड में मेरे को लेके कि आप भैया आप ये बाइक क्यों ले रहे हो, क्योंकि आपको लॉन्ग राइड्स करनी है। तो लद्दाख जाना था उसके बाद तुरंत मुझे, तो उन्होंने बोला कि ये बाइक नहीं रहेगी सही। बट मुझे प्राइस जो बाइक में मुझे मिला लॉन्ग ट्रिप्स के लिए, थोड़ा सा देखो मेरे को भी अपना कंफर्ट थोड़ा सा लूज़ करना पड़ता है।
मतलब थोड़ा सा मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अपने कंफर्ट के साथ, बट मगर जो मज़ा मुझे इस बाइक को चलाने में आता है, लद्दाख राइड पे भी आया है मुझे, या मैं नॉर्मल राइड्स भी बताऊँ मैं, इसके बाद मैं काफ़ी छोटी-मोटी राइड्स भी की हुई हैं इस पे। संडे स्पेशली संडे राइड्स में भी मुझे बहुत मज़ा आया इस बाइक के साथ। तो मेरे लिए तो वैल्यू फॉर मनी रही मेरे लिए बाइक। थोड़ा-सा यार हाई मेंटेनेंस बाइक है, थोड़ी-सी मेंटेनेंस ज़्यादा लेती है, एक नॉर्मल कार से भी ज़्यादा मेंटेनेंस लेती है, तो उसमें थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट यार थोड़ा-सा बस उसमें बुरा लगता है कई बार, बाकी सब नॉर्मल है मेरे लिए। क्योंकि देखो बाइक बंदा अपनी पसंद से ही लेता है, तो फिर उसके अच्छे भी अच्छे उसके साथ होते हैं और बुरे भी उसके साथ होते हैं, है ना? जो भी उसके बुरे पॉइंट है, अच्छे पॉइंट है, वो सब दोनों साथ होते हैं। तो चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई ये इसमें कोई मॉडिफिकेशन हो रखी है, कस्टमाइजेशन की हुई है। तो जैसा बाइक देख के लग रहा है तो बहुत सारी कस्टमाइजेशन की हुई है मैंने। सबसे पहले अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो हमारी जो आगे की चीज़ें हैं, लाइट्स हैं हमारी, तो जो स्टॉक लाइट थी वो यार बहुत ज़्यादा हीट करती थी, तो इस वजह से मैंने स्टॉक लाइट भी चेंज करके इसमें एजीजी की हमने एक रिंग लाइट लगवाई हुई है माइनस वाली। उसके बाद हमारे इंडिकेटर्स भी हेलोजन थे, तो मैंने उसको भी अंदर से सिमटैक के एलईडी बल्ब डाल दिए। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे क्रैश गार्ड मेरा लगा हुआ है, मैंने आरी का क्रैश गार्ड लिया होता बट वो मैंने नहीं लगाया, उसको रिप्लेस करके मैंने इसमें जाना का क्रैश गार्ड लगाया और ये अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है। और उसमें सबसे मेजर जो मॉडिफिकेशन हो रखी है वो हो रही है कि मेरे एग्जॉस्ट की एक परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट है, और क्या बोलते हैं कि एक तो लाइट वेट हो गया मेरी बाइक थोड़ी सी, है ना, इस एग्जॉस्ट के चक्कर में, और साउंड भी बहुत अच्छा इंप्रूव करती है। एक्स्ट्रा नॉइस पॉल्यूशन नहीं करती, क्रिएट करता है, न्यूसेंस क्रिएट नहीं करता है। अब जब आप इसको थ्रॉटल ज़्यादा दोगे तो ज़्यादा साउंड करता है, वरना नॉर्मली बहुत स्मूथ है, बहुत लाउड नहीं है, मतलब बहुत स्मूथिंग साउंड क्रिएट करता है। तो मेरे को भी लगता है काफ़ी वेल्थी इन्वेस्टमेंट थी मेरी। उसके बाद मैंने एक जब मैं लॉन्ग राइड्स करता हूँ तो मुझे वैसे जो हमारी एचजीजी की लाइट्स हैं वो इनफ रहती है मेरे लिए, बट मैंने तब भी इसमें एक अपनी एचजीजी की ही क्री लगाई हुई है, राउंड वाली 4 क्री कहते हैं इसको हम लोग, तो वो मॉडिफाइड करी हुई है थोड़ी सी मैंने। इसमें मैंने कस्टम रैप भी कराए हुए थे 1-2 बार, तो वो तो पुरानी फोटोज थे तो उसमें निकाल दिया, मैंने ये रैप किया हुआ है, ये रैप किया हुआ है। टायर्स की अगर बात करूँ तो टायर्स भी परफॉर्मेंस में काउंट हो सकते हैं, जो मैंने मॉडिफिकेशन की हुई है उसके अंदर भी काउंट हो सकता है, क्योंकि जो कि है राइस के टूर आर, जो कि मैंने अपनी लॉन्ग राइड्स के लिए लगवाए हुए हैं, इससे कि मुझे ट्रैक्शन मिल जाए ऑफ रोडिंग पे, स्लश में, मर्ड में, सैंड में, कहीं पे भी ले आता हूँ भाई मैं इसको, लद्दाख में कहीं पे भी लेके गया हूँ ना, मुझे कहीं प्रॉब्लम नहीं आई है। चलो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर अब मैं अपने 25,000 किलोमीटर्स के ओनरशिप, लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू की बात करूँ तो भाई देखो एंड ऑफ दी सारी चीज़ों के बारे में बात करने के बाद मैं थोड़े से ना प्रोज एंड कॉन्स बताना चाहूँगा इस अपने अपने जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं। तो प्रोज के बारे में बताऊँ तो देखो, एक तो पहली बात ये इतनी बजट सेगमेंट की बाइक है, 4.5 मतलब 3,85,000 के अंदर ये बाइक आ जाती है आपको, ऑन रोड आपको मिल जाती है, जो कि एक बहुत बल्कि फील कराती है, बहुत हैवी बाइक है, कैफे रेसर बाइक है, आप एग्जॉस्ट लगा के अपने सुपर बाइक का थोड़ा सा मजा ले सकते हो। एक 650 अच्छे सेगमेंट की बाइक मिल जाती है आपको, पहाड़ों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। अभी कभी आपको हाईवेज पे लैक नहीं लगेगा कि पावर थोड़ी सी और हो सकती थी, ऐसा कभी नहीं लगेगा आपको। आपको लगेगा कि बाइक कंट्रोल करके चलानी है, थोड़ा सा ज़्यादा पावर फील होती है कई बार। और अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो क्या बात कर सकते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, थर्ड मगर ऑल ओवर मुझे बाइक मतलब अच्छी लगती है मुझे, ऐसा कुछ अच्छा, क्योंकि हमने सारी बातें अच्छी अच्छी की हुई हैं। कॉन्स इसमें थोड़े से ज़्यादा हैं, नॉर्मल से कॉन्स ज़्यादा हैं इसमें, तो कॉन्स की बात करते हैं हम। तब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कौन है, इसका जो बॉडी वेट है 200 प्लस केजीज का इसका बॉडी वेट है, तो वो बहुत हैवी फील कराता है। अगर कभी बाइक फॉल हो जाती है तो अकेले बंदा नहीं उठा सकता इस बाइक को। हमेशा लद्दाख में भी हुआ 1-2 बार जब मेरी बाइक फॉल हुई फॉर द डिसबैलेंस के चक्कर में, तो बहुत हैवी लगती है। दूसरा इसका हेलोजन सेटअप जो आता था इसके अंदर, वो मेरे को लगता नहीं है वर्थ इट है इस बाइक के अंदर। आप 3,85,000 रुपये या 3.5 लाख 4 लाख रुपये आप जब इन्वेस्ट करें तो आपको मतलब एलईडी सेटअप मिलना चाहिए, बट अब फ्यूचर बाइक्स में अब जो आ गया है एलईडी सेटअप आ गया है। दूसरा इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका हीटिंग इशू। विंटर्स, अभी तो विंटर्स चल रहे हैं तो इतना पता नहीं चलता है, मैं हाईवेज पे ज़्यादा चलता हूँ तो इसका मुझे ज़्यादा फील नहीं होता है, बट अगर मैं सिटीज़ में चलाऊँ और समर में हूँ तो भाई मेरे लिए ये तंदूर है, और मैं इसका नान हूँ भाई, तो ये मुझे पका के ही छोड़ता है। कंप्लीटली पका देगा भाई, बिल्कुल कच्चा नहीं छोड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा हीट करती है भाई, लिटरली बहुत हीट करती है। चौथा देखो, मैं कहूँगा नहीं कि इसकी सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी है, इसलिए मैं इसको डिसएडवांटेज में डाल सकता हूँ या कॉन्स में डाल सकता हूँ। सर्विस थोड़ी सी कॉस्टली है तो वो मैनेजेबल होती है, बट इतना बड़ा इतनी बड़ी बाइक ले रहा है तो जैसे नहीं है। इसमें फ्यूल पम्प का इशू बहुत आता है यार, फ्यूल पम्प का इशू आप अच्छे मैकेनिक से कराएं तो कराएं, मगर और इसका फिफ्थ पॉइंट अगर कौन से बात करें तो जो इसका वो है क्लच प्लेट, वो 15-16 हज़ार किलोमीटर के अंदर अंदर चला जाता है,
15-16 हज़ार। अगर आप लद्दाख करके आ रहे हो तो उसका आपको चेंज कराना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है इन चीज़ों के ऊपर। और लास्ट 6 पॉइंट हमारा ये है कि इसकी जो माइलेज है वो बहुत कम है यार लिटरली में। मतलब कंपनी क्लेम करती है कि आपको 20 से 24 की एवरेज मिल सकती है, माइलेज मिल सकती है, बट मेरे को 18 की मिल रही थी। फिर मैंने एग्जॉस्ट चेंज करा लिया है, फिर वो मुझे 12 से 15 के पे आ गई। जब मैं हाईवे स्पेस को चलाता हूँ तो बहुत कम एवरेज है, माइलेज बहुत कम है, तो खून बहुत ज़्यादा पीती है। अगर अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए, जब मैं लद्दाख राइड करके आया था तो लद्दाख राइड में मेरे को जो मेरा फ्यूल का कॉस्ट पड़ा था वो 22,000 रुपीज़ का सिर्फ फ्यूल का कॉस्ट पड़ा हुआ था। बाकी एक्सपेंसेस अलग थे मेरे। तो एज अ बजट ट्रैवलर के हिसाब से देखा जाए तो 22,000 रुपीज़ में हम लोग ट्रिप कर लेते हैं। मैंने सिर्फ तेल डलाया इस बाइक में, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये कॉन्स में सबसे बड़ा इशू है। तो अब यही था मेरा ओनरशिप रिव्यू। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और क्वेश्चंस थे, कुछ और पूछा जा सकता था, कुछ और मैं बता सकता था आपको, तो वो आप ज़रूर पूछ सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को हमारे कमेंट्स में डाल सकते हैं। मैं उसको ज़रूर पढ़ूंगा। थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिल रहा है, इससे कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ गाइज। जो भी पुरानी वीडियोस में जिन्होंने कमेंट्स किए, जल्दी मैं उनका रिप्लाई करना ज़रूर करूँगा। अगर आपको हमारी अगली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करेंगे ना। तो अब हमारे ध्रुव भाई, हमारे अपने सभ्य मुसाफिर भाई, ये अपना चैनल आपको बाय बाय करते हैं। तो गाइज हमारे ध्रुव भाई ने, सभी मुसाफिर भाई ने अपना वीडियो अच्छे से बताया, अपना एक्सपीरियंस बता दिया बाइक के बारे में कि कैसा एक्सपीरियंस था भाई का। तो अब इस वीडियो को हम एंड करते हैं, और अगर आपको हमारी अगली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। टिल देन बाय बाय, राइड सेफ।